सो फाइनली हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। और आज हमारे सामने विशाल है जिन्होंने अभी यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है। फाइनली वो आपके सामने है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी डाउट क्वेरी होते हैं कि नेट एग्जाम क्रैक कैसे होता है, सबसे एक थिंकिंग होती है कि यार नेट एग्जाम क्रैक कैसे हुआ, क्या क्या प्लानिंग थी, फर्स्ट पेपर में क्या किया, सेकंड पेपर में क्या किया, कौन सी बुक किया, सोशल मीडिया से दूर थे या नहीं थे, कौन सी कोचिंग अच्छी थी, और ऐसा क्या किया लास्ट टाइम में जून के लिए बेस्ट रहा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं विशाल से बोलूंगा कि वो अपना इंट्रो दे, वो है कहाँ से और किस सब्जेक्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया, उस बारे में वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी। हाँ विशाल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल राठौड़ है और मैं सिरोही राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो कोर सब्जेक्ट था वो मेरा संगीत था, म्यूजिक। जो कि मैं अभी फिलहाल मेरा एमए हो चुका है कंप्लीट। वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर से। तो मेरा वहां से एमए हुआ है और अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है विद गॉड ग्रेस। वेरी नाइस। तो ये आपका थिंक हाउ यू कोई प्लान की मेरा फर्स्ट टाइम ही है और मेरे को फर्स्ट टाइम में नेट एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार फर्स्ट टाइम है मेरा, तो चलो इस बार हम लोग कोशिश करते हैं या यस। फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपके माइंड में कैसा है कि मेरे को फर्स्ट टाइम में ही करना है? बेसिकली सर, हर स्टूडेंट के मन में ऐसा ही रहता है कि यार फर्स्ट टाइम है मेरा, होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे माइंड में भी, बहुत सारी उलझने थी। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना था कि एक्चुअली वे है क्या। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि नेट है क्या, उसके बारे में पता किया। फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे, मैंने आपके भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखे फिलर फॉर्म के, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज थे। तो वो देख के मुझे और जगह के भी इंटरव्यूज लोगों के आए थे, तो वो देख के मुझे लगा था कि हाँ, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप अच्छे ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पर हो, सारी चीजें एकदम व्यवस्थित है, आप भटके हुए नहीं हो, एक ही फोकस्ड वे में हो आप, तो आप आराम से आप उसको क्रैक कर जाओगे। तो मेरे दिमाग में वही था कि अगर ये सारी चीजें अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। एटलीस्ट ट्राई, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा होगा ही या नहीं होगा। मुझे ये देखना था कि उन लोगों ने जो चीजें की है, मैं वो उतना करना चाहता हूँ। अगर वो मैंने वो कर लिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उसके बेस पे अपना एनालिसिस करूंगा। फिर अगर जो होता है मेरा नेट क्लियर तो ठीक बात है, नहीं होता है तो फिर उसमें मैं वर्क करूंगा। तो भगवान की दया से मेरा नेट हो गया उसमें। नहीं, वो तो आपका हार्ड वर्क है और काफी आपने जैसा आपकी प्लानिंग थी कि फर्स्ट टाइम हो जाएगा। अब स्टूडेंट को ये बताइए कि आपकी एग्जाम की क्या प्लानिंग थी, आपने कैसे प्लान किया फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को? यस सर। सर, फर्स्ट में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, बिकॉज हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ, क्योंकि मैंने मेरा फर्स्ट जो बीएससी था वो मैंने मैथमेटिक्स से किया था। फिर आफ्टर सडन दैट मेरा प्लान चेंज हो गया एंड आई टुक म्यूजिक। सो मेरा इतना तो मुझे था कि चलो मैं म्यूजिक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए साइंस की चीजें और मैथ्स की चीजें अच्छे से हो जाएगी। लेकिन बाकी सारी जो चीजें थी उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे इन्वायरमेंट जो है, डेटा वो कंप्यूटर जो है ईटीसी, जो वो थोड़ा मुझे उसमें लगा था। एक तरफ मेरा ये पक्ष अच्छा था कि मेरा सेकंड पेपर थोड़ा ठीक था बाकी से, और मेरा फर्स्ट पेपर जब तो थोड़ा उसमें पकड़ मेरी अच्छी थी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे सबसे पहले मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, बिकॉज फर्स्ट पेपर जब मैं क्लियर करूंगा तो मुझे वो एक एनर्जी मिल जाएगी, वो बूस्टअप मिल जाएगा, ताकि मैं अपना फिर जो पूरा पूरा फोकस है वो सेकंड पेपर पे एडजस्ट कर सकूंगा। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने दिन को दो भाग में डिवाइड कर दिया, कि जब भी मैं उठूंगा सबसे पहले मैं मेरा फर्स्ट पेपर जितना भी मुझे पढ़ना है मैं वो पढ़ूंगा। फिर उसके बीच में जितना भी गैप होगा वो मैं आराम से उसको रिवीजन में लूंगा। फिर जब नाइट की शिफ्ट जो आएगी, नाइट की शिफ्ट में मैं अपना सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करूंगा। तो ऐसे करते करते कभी नाइट में सेकंड पेपर ले लिया, कभी दिन में। एक चीज ये थी कि मैंने सिर्फ एक दिन में अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं लिमिटेड ही चीज लेता था। अगर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो मैं सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ता था, उसी के एमसीक्यूज पीवाईक्यू वगैरह देखता था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखता था। लेकिन मेरा ये नहीं था कि अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड देखा तो साथ साथ में मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन लेता रहूं। उससे उससे एकदम माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता था। तो मेरा यही फोकस था कि जो भी मैं चीज पढ़ूंगा उसको कंटेस्ट करूंगा फर्स्ट चीज, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट जो भी है उसके ऊपर जाऊं, जंप करूंगा। तो ये है कि आपका फोकस था कि जो आपका स्टडी का जो टाइम टेबल है वो फाइनली आपके पास था, आपको उसी को ही फॉलो करना है। तो अगर यस मैं सर। स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि यस। तो दोस्तों मैंने भी आपको बोला कि टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका यस टाइम टेबल आपके डेफिनेटली पास है तो सर। आपको हार्ड वर्क नहीं करना होता, आपको स्मार्ट वर्क करना होता है कि मेरे को आज ये पढ़ना है,
ये एमसीक्यू आज करना है और पीवाईक्यू करना है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर विशाल का कहना है कि उनका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स था, फाइनल था कि फर्स्ट पेपर कब कंप्लीट करना है और सेकंड पेपर को कब कंप्लीट करना है। अब विशाल एक चीज माइंड में आती है कि आजकल कोचिंग का माहौल काफी ज्यादा है, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। अगर हम लोग मार्केट में जाते पेड है, तो आपने कौन सी कोचिंग को रेफर किया, या आपने कोचिंग ही नहीं की कहीं से भी, आपने सेल्फ स्टडी की, या आपके माइंड में था कि मेरे को कोचिंग करना नीडेड है? तो एक बार थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दो स्टूडेंट को। यस सर, श्योर। क्योंकि सर आज के टाइम ऐसा है कि सर अभी कोचिंग के ऊपर आप जो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेंगे ही चाहिए। लेकिन जो जो बच्चे नहीं कर सकते तो उनके लिए एक सीधी एक सिंपल सा एडवाइस है कि आप टेंशन मत दीजिए, आपसे हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं डेफिनेटली। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया कहीं पे भी। हाँ, मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें सर्च की है और वो सब सेल्फ स्टडी के बेस पर आती है। मुझे ये पता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बिकॉज एक बार क्या होता है, जब आप इधर बहुत सारी कोचिंग्स में वगैरह जाते हो तो आपको आना जाना, वहां पे पहुंचना, तो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खत्म हो जाता है। फिर आप इतना एग्जॉस्ट होके वहां जाके पढ़ते हो, फिर आपको ना तो कुछ समझ में आता है। तो मेरे लिए सबसे मेरे लिए मुझे मेरा सबसे मेन जो मेरा फोकस था मेरा यही था कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस उन्हीं चीजों पे रखूंगा जिससे मुझे नेट या जेआरएफ की तरफ वो मुझे सपोर्ट करेगा। बाकी सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया था। तो मेरे लिए ये क्लियर था कि अगर मुझे करना है तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स के मैंने वीडियोस भी देखे थे तो उन्होंने भी मुझे मतलब जनरली यही सलाह देते हैं कि अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद के दम पर भी कर सकते हो। अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरा 100% मैं दूंगा, ना ही किसी कोचिंग की सहायता लिए बगैर। तो तो मैंने आप अपना 100% दिया और हो गया मेरा। जी, तो आपका मानना है कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, ओके? या सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। बेस्ट स्टडी। तो दोस्तों, जो भी लोग देखते हैं लाइक जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन, तो देखिए आप कीजिए, बट सेल्फ स्टडी आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे एग्जैक्टली, और आप ओनली कोचिंग जाके आते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। सेल्फ स्टडी करो और नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट। तो आपने कैसे नोट्स को पूरा एग्जैक्टली। मैनेज किया? ये सर ये एक जब एक बंदा जब जैसे कोई कोचिंग वगैरह जाता है तो वो टोटली उस पर डिपेंड हो जाता है। यस। जब वो बंदा कहीं पे भी जाता है तो टोटली सर कि हाँ वो सर हमने उनको पैसा दिया है तो वो हमको कुछ ना कुछ करा ही लेंगे ढंग का। लेकिन जब आप खुद अपने आप से बोलते हो कि नहीं, अगर मैं खुद मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों में, तो ये सारी चीजें मुझे खुद को करनी है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। थोड़ा उसमें अपने को जलना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को झोंकना पड़ता है आगे में कि हाँ यार ये नहीं मिल रहा, उस बुक में ढूंढू, अरे उसमें भी नहीं मिल रहा, नेट पे ढूंढू, ये ढूंढू। वहां पे कोचिंग में क्या होता है, आपको ये चीज चाहिए वो सीधा आपको लिखवा देगा बोर्ड पे, ये लीजिए, ये आपको मिल गया। वो फिर उसके बाद उसका जो खुद का वर्क होता है वो उसमें करता ही नहीं, बस वो एक जो बोलते हैं ना वो रट्टू पोपट को जो विद्या होता है सर, वो वाला एकदम वो फिर वो दिमाग में लेके चलता है, फिर एक ही क्वेश्चन की तरफ वो बोलता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप एक क्वेश्चन लगाते हो तो उसके आगे पीछे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। वो बिल्कुल। आपको खुद को रियलाइज होते हैं कि अच्छा यार ये है तो ए वाला क्वेश्चन है तो ए से बी वाला क्वेश्चन कितना रिलेटेड है। तो वो जो रिलेशन ढूंढना होता है ना, वो सिर्फ आप सेल्फ स्टडी में ही ढूंढ पाओगे। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेट नेट के जो परीक्षा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप क्वेश्चन से रिलेशन कैसे ढूंढ पाते हो, यस। कि इस क्वेश्चन का रिलेशन कैसा है, किस तरीके से उसमें से ऑप्शंस देगा। तो सबसे ज्यादा माइंड आपका वही फोकस रहता है। नहीं तो फिर क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसका आंसर लिखा दिया, फिर उसके बाद में फिर उसको उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। यस। तो तो यहाँ मेरा पर एक मानना मेरा यही मानना है। जी, तो यहाँ पर एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बुक कौन सी है, लाइक हर स्टूडेंट बोलता है कि कहाँ से पेपर आता है सर, कौन सी बुक्स ले या दो चार बुक्स ले। ये देखिए क्या होता है, फर्स्ट पेपर की अलग बुक्स होती है, सेकंड की अलग होती है। तो फर्स्ट बुक का तो चलो यस, कंटेंट मिल जाता है, बट सेकंड का जो लार्जेस्ट इतना लाइक मोर देन सिलेबस होता है, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जैक्टली। कि कौन सी बुक्स ले, या जो हमारी बैचलर की बुक से वो काम आ जाएगी या मास्टर की काम आएगी। तो आपने क्या किया था यहाँ पर? जी सर, मैंने इसमें सर एक चीज मुझे यही पता था कि सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी बुक्स के रेफरेंसेस मिले। तो मैंने सबका रेफरेंसेस सुना, यूट्यूब से भी सुना, मार्केट में मैंने सर्च किया कि कौन सी बुक अच्छी है। तो मुझे एक बुक निकल के आई जो कि है केवीएस मदान। यस। तो मैंने वो बुक को मैंने प्रेफर किया, केवीएस मदान सर की जो बुक है। लेकिन मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी बुक पे आप
पूरा रिले नहीं कर सकते, उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज बिकॉज हर चीज का ना एक 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 लिमिट नहीं है। अब आप अगर आपको एक केवीएस की मदान की बुक दे दी और बोल देंगे कि इसमें से ही पेपर आएगा, का भी सॉल्यूशन देखना पड़ता था। तो मैंने एक चीज मैंने नोटिस किया इस चीज में कि आप किसी भी बुक पर आप टोटली डिपेंड मत होइए, किसी भी बुक पर। हालांकि मैं ये रेफर कर रहा हूँ कि केवीएस मदान सर की बुक बहुत अच्छी आती है, लेकिन फिर भी आप किसी भी बुक पर टोटली डिपेंड मत होइए। सारी बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप अपना एफर्ट ये लगाओ कि आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ आपके पकड़ में होना चाहिए, भले वो बुक में है या बुक में नहीं है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अगर जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स कलेक्ट ना करें। आपका जो 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 मटेरियल है वो एकदम लिमिटेड होना चाहिए। बिल्कुल, दिस राइट। अभी मेरे पास सिर्फ दो बुक है, एक फर्स्ट पेपर की और एक सेकंड पेपर की, म्यूजिक की। तो आप मैं सच बात बताता हूँ, मैंने उन दोनों को कभी पूरा नहीं किया, मैंने उन दोनों को आज तक पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन मुझे इतना इतना मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं इतना पढ़ के जाऊंगा तो मेरा नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी व्यूअर्स से, और जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे करने के लिए, तो आप किसी भी बुक पर डिपेंड मत होइए। आप एक टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, और उस क्वेश्चन के बाद उसका चिंतन मनन कीजिए कि ये क्वेश्चन किस अंदाज से पूछा गया है। यस। बस अगर आप इतना भी कर लीजिएगा ना तो आपका नेट नहीं हो जाएगा। यस, ये क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है, काफी लोग मार्केट में जाएंगे, एग्जैक्टली बुक्स ले आएंगे, सैंपल हाँ पेपर लाएंगे, एमसीक्यू लाएंगे, और वो कुछ स्टडी भी ही नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर विशाल का साहब कहना है कि बिल्कुल कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली यस, और एक चीज हमेशा लेस डाउट आता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या एमसीक्यू पीवाईक्यू सेम पैटर्न आता है, या हम लोग एमसीक्यू करें या पीवाईक्यू करें? यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इसमें सर एक चीज ये बताना चाहूंगा कि एमसीक्यू और पीवीक्यू कुछ हद तक सेम आता है। कुछ हद तक आप देखने को एज इट इज देखने को भी मिलेगा आपको, कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिल जाएगा, कुछ हद तक आपको यूं का यूं छपा हुआ भी मिल जाएगा। लेकिन आप उनके भरोसे पे आप नहीं रह सकते, आपको बिल्कुल। आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत सबसे मायने रखती है कि अगर आप एमसीक्यू 10 साल के 12 साल के जितने भी एमसीक्यू पीवाईक्यूज अगर आप लगा लेते हो तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे यहाँ से पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं, इस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन उठाने, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उनके बेसिस पे आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, कोई भी जैसे कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को उठा के उसका जो टॉपिक है उसको फिर से पढ़िए। बिल्कुल। इस तरीके से जब आप रिवर्स रेसिप्रोकल आप अगर आप करेंगे, एक दूसरे का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन और टॉपिक का, तब आपके सारे फंडे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब आप वो घुमा के भी अगर क्वेश्चन वापस देंगे तो आप उसको क्लिक कर जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, इसका मैंने टॉपिक भी क्लियर किया हुआ है, तो इसका उत्तर यही होगा। बिल्कुल राइट। और एक डाउट हो सभी के माइंड में आता है कि एग्जाम टाइम पे किस अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का अलग, अगर आप आज यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक की जो सोशल मीडिया का माहौल है, तो उनको कैसे अवॉइड किया जाए? मतलब अगर आप यूट्यूब पे कोई क्लास कर रहे हो तो जरूरी है कि उसके नीचे वाला वीडियो भी कुछ स्टडी का ही हो। तो उसको आपने एग्जाम टाइम पे कैसे अवॉइड किया? काफी लोग कहते हैं कि मैंने ऑफ ही कर दिया सोशल मीडिया। तो क्या वो जरूरी है या सोशल मीडिया हेल्प करता है? आपकी क्या राय है इसमें, और आपने क्या किया? मेरा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी इन सब चीजों से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। मैंने लिटरली अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था फॉर 3 to 2 months, बिकॉज मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि एक बार मैं कुछ अच्छी सी वीडियो देख रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, फिर उसके नीचे कुछ जैसे कपिल शर्मा यस। को कोई वीडियो आ गया, यस राइट। कोई वाइल्ड लाइफ का कोई है, तो उसको माइंड फ्रेश करने के लिए आप उसको ऑन कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल। होता क्या है कि जब आप उसको पढ़ने के बाद जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपका पूरा फोकस उस पर चला जाता है और बिल्कुल। आपने क्या पढ़ा होता है वो पूरा साफ हो जाता है। यस। इसी चक्कर में मुझे बहुत सारा टाइम मेरा खुद का भी वेस्ट हुआ, क्योंकि मैं ये सोचता था कि एक बार मैं पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ अच्छी सी वीडियो देख लूंगा, तो मैं उससे अपना माइंड। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका माइंड, अगर आप ठंडी हवा में बैठ भी जाओगे तो भी आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप ठंडे पानी से अपना मुंह भी धो दोगे तो भी आपका माइंड और बॉडी पूरा फ्रेश हो जाएगा। आप अपना माइंड जब पढ़ने के बाद किसी और चीज पर मत लगाइए, क्योंकि ये होता क्या है कि जैसे जैसे वो अपने माइंड की जो कैपेसिटी एट ए टाइम पे बहुत कम होती है, तो वो जैसे ही भरने लगता है तो उसको जब आप दूसरी चीजों से भरते हो वो पीछे वाला रिप्लेस कर देता है, और जो बिल्कुल। आपने अभी देखा है वो आप पे ऐड हो जाता है।
तो ये चीज मैंने जब मैंने स्टडी किया था तो मैं पढ़ के वीडियोस देख के मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाता था। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन मुझे अभी भी आ क्यों नहीं रहा। तब मैंने इसके पीछे रिसर्च किया कि ये चीज है क्या आखिर में। तब मुझे पता चला कि आपका जो माइंड है वो एट ए टाइम एक चीज को ही पकड़ के रखता है। फिर बिल्कुल। आप जब दूसरी चीज पर शिफ्ट होते हो तो वो उसको साफ करके दूसरे उसी को ऐड कर देता है। तो ये चीज मुझे जब समझ में आई तब मैंने सोशल मीडिया को पूरा ही बंद कर दिया था, लिटरली 3 महीने के लिए। मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था फोन करके, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। मैंने सारे अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो चलो मेरा ऑन था लेकिन मैंने उनका भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा था सबका। बिल्कुल। बाकी बस ये कुछ जैसे आपका ग्रुप है सर, उसका मेरा नोटिफिकेशन ऑन था क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है तो मैं हर सारी वीडियोस देखता हूँ यूजीसी नेट के रिलेटेड। तो एक वो क्वेश्चन में एक वो मेरा जो ग्रुप था वो मेरा ऑन था, बाकी सारे ग्रुप मेरे म्यूटेड थे और सारे ही चैट मेरे म्यूटेड थे। तो मुझे बस यही था कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे इन सब चीजों की बलि देनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये भी साथ में कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा और नेट भी हो जाएगा। इम्पॉसिबल। आपको अगर नेट चाहिए तो आपको कुछ ही पांच चार चार पांच चीजों की बलि आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपको खाना पीना हो, चाहे आपका सोना हो। वो आप सबको डेफिनेटली आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना बहुत कठिन है, बहुत टफ है। यस दिस राइट। और एक होता है कि फर्स्ट पेपर में आपकी कमांड थी या सेकंड पेपर में, आपने फर्स्ट पेपर को ज्यादा टाइम दिया सेकंड पेपर, लाइक स्टूडेंट का थिंकिंग होती है कि यार मैं फर्स्ट पेपर में ज्यादा कमांड करूँ, ठीक है, उसको ये फील होता है हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस कि सेकंड पेपर मेरा अच्छा है, यस। और वो फर्स्ट पेपर में कमांड करता है और फर्स्ट पेपर में वो रह जाता और सेकंड पेपर में उसका लाइक ओवरऑल नहीं हो पाता। तो आपने किसको ज्यादा मार्जिन दिया, फर्स्ट पेपर को या सेकंड पेपर को, और कैसे इनको हैंडल किया? बहुत अच्छा सवाल है। स्टार्टिंग में मैंने भी यही मेरा भी यही माइंडसेट था कि मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर उसके बाद मैं सेकंड पेपर पे हाथ पे लूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे रियलाइज होता गया कि ये बहुत वास्ट है। इसको आप भले आप 1 साल तैयारी कर लो लेकिन फिर भी अधूरा रहेगा आपका फर्स्ट यस दिस पेपर। ट्रू। क्योंकि क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। बच्चे जितने भी है वो समझते हैं कि यार मैं ये करके फिर मैं दूसरा महीना बुक उठा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों ही पैरेलल स्टडी करनी है। यस। आपको दोनों ही पेपर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप दिन में ये पढ़ रहे हो तो दिन में उसका पढ़ के उसके फंडामेंटल क्लियर करके उसके एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और बाकी जो भी प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगा के उस पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। फिर आप रिलैक्स हो जाइए, सो जाइए। भले आप टीवी नहीं देखते, सो जाइए। आप जैसा सोएंगे आपका जो माइंड है वो रिकॉल करेगा सारी चीजें और वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में सेट रहेगी। तो मैं यही करता था कि मेरा जब दिन दिन में जो मुझे पढ़ना था वो मैं पढ़ के उसके क्वेश्चन लगाता था, पीवाईक्यूज देखता था और उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन देखता था आसपास के। फिर मैं उसको पढ़ के मैं सो जाता था। लिटरली पास 10-15 मिनट के लिए मैं सो जाता था तो मेरा माइंड जो है वो उसको रिकॉल करता था दिमाग में और वो सारी चीजें मेरी फिक्स हो जाती थी। एक बार अगर मैं कुछ पढ़ लेता था उस समय तो मुझे वो याद हो जाती थी। फिर जैसे ही शाम हो जाती थी मैं अपना नहा धो के फिर से बैठ जाता था सेकंड पेपर को लेके। फिर सेकंड पेपर के साथ सेम ट्रीटमेंट कर दिया करता था मैं कि एक चीज पढ़ी, दो चीज पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखे, फिर उनका थोड़ा उसका मोनोपोली देखा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या सोच के क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका देख के फिर मैंने चिंतन मनन करके फिर उसके बाद मैं फिर से सो जाता था। 8-9 घंटे की आराम से नींद लेके फिर से वापस वही रूटीन चलाता था। आप कभी भी एक चीज मत कीजिएगा कि मैं पहले ये बुक खत्म करके फिर मैं वो बुक खत्म करूंगा या मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज ऑफ ये सारे अलग अलग चैप्टर्स है वो मेरा पकड़ में है। म्यूजिक जैसे सेकंड पेपर मेरा म्यूजिक है तो मेरा म्यूजिक बड़ा मेरे हाथ में है तो मैं उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके मैं फर्स्ट पेपर पर दूं। ऐसा मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको वहां पे अच्छी खासी पकड़ होते हुए भी आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आपको दोनों ही पेपर को हाथ में लेके ऐसे पैरेलल लेके चलना है कि चलो आप भी चलो आप भी चलो, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तब जाके आपकी सारी चीजें पकड़ में होंगी, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सही बोला इन्होंने। और सबसे एक आजकल एक अफवाह चल रही है कि नेट एग्जाम के लिए कितने घंटे स्टडी करनी है, लाइक काफी लोग बोलते हैं कि 9 घंटे 12 घंटे। आपके अकॉर्डिंग मतलब कितना स्टडी करें, लाइक 6 आई थिंक 4 महीने का हमें टाइम मिलता है ओवरऑल, तो कितना घंटे हमें पढ़ना है? लाइक काफी लोग बोलते हैं मैंने भी काफी इंटरव्यू देखे, काफी लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने 12 घंटे किया, तो भैया कि ये तो कोई आईएएस एग्जाम तो नहीं है, ठीक है, तो कितना आवर्स एग्जैक्टली हो लाइक कंटिन्यू हो कि उनका इजिली नेट एग्जाम हो जाए, आपके लिए अकॉर्डिंग क्या? हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सुना है और देखा भी है, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं
क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता, मैं क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल सही। आप भले 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, आप जो पढ़ रहे हो आपको कैच हो रहा है क्या? या दिस ऐसा इम्पोर्टेंट। तो नहीं कुछ चीजें याद होगी तभी आप पेपर दे पाओगे। अगर पूरा दिमाग ही ब्लैंक है तो आप कुछ ना तो ऑप्शन टिक कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो मेरा बेसिकली यही था कि जितना मैं कर रहा हूँ, भले चाहे वो 1 घंटा मेरा ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है, कभी कभी 5 घंटे भी लगे हैं मेरे को, लेकिन हाँ ये चीज है कि मेरा क्वालिटी जो स्टडी था वो मेरा क्वालिटी था, नॉट क्वांटिटेटिव। क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्या आता है, आपका जो ऐसे दिमाग घड़ी में रहता है, अच्छा 2 घंटे हो गए, यस दिस वापस ट्रू। पढ़ने बैठो, याद कुछ हो नहीं रहा है, 3-4 घंटे हो गए, वाह 4 घंटे हो गए, फिर वहां आज 5 घंटे पढ़ लिया, हो गया। बिल्कुल। पूछने जाओगे तो कुछ पता नहीं है। भले आप, मैं तो कहता हूँ आप 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट। अगर यस। आप 30 मिनट पढ़ के एक पेज भी या 1.5 पेज 2 पेज जितना भी अगर आप याद कर लेते हो, उसके क्वेश्चन याद करते हो, उसके फंडामेंटल्स याद कर लेते हो, उसकी स्टोरी याद कर लो, उसके क्वेश्चन को स्टोरी बना लीजिए आप कि वो कैसा था और क्या था। अगर वो आपको स्टोरी याद होगी ना तो आप उसके अंदर से कुछ भी क्वेश्चन होगा आप यूं निकाल लेंगे। दिस भले राइट। आप 10 घंटे पढ़ो पढ़ो। या क्वांटिटेटिव स्टडी पे आप मत जाइए, फोकस ऑन योर क्वालिटेटिव स्टडी। जितना आपका क्वालिटी स्टडी होगा, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैंने ये चीज पढ़ी थी, मुझे उसमें से कितना याद है। उसको याद करके एक व्हाइट बोर्ड खरीद दीजिए, एक ब्लैक कलर का मार्कर लीजिए और पढ़ के, एक तरफ से पढ़ के उठ के वहां पे जो भी आपने याद लिखा उस पर लिख डालिए, यार मुझे ये मैंने पढ़ा था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, वो सारी चीजें लिख डालिए। लिखने से क्या होता है, आपका माइंड उस चीज को वापस रिकॉल करता है। पढ़ना पढ़ना और लिखना ये दोनों चीजें आपको यस। आनी चाहिए। एक तरफ आप पढ़िए, एक तरफ उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है। अपने आप को समझाइए कि मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मैंने कैसे पढ़ी थी। तो ऐसे आप अपना कंपेरेटिव स्टडी करोगे, एक एक चीज को दो चीज से कनेक्ट करना सीखिए। आप कनेक्ट कीजिए, कंसोलिडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको कंसोलिडेट कभी नहीं होगा, वो आपको कभी याद नहीं होगा। सबसे पहले अपनी चीजों को कनेक्ट करना सीखिए, जो आपने पढ़ा है उसको, जैसे ए चीज मैंने पढ़ी तो ए चीज का बी से क्या रिलेशन है, तो वो सारे माइंड पे मैप बनने चाहिए कि ए नीचे टिप्पणी निकली कि अच्छा ये ए है ये बी है, इसमें ऐसा ऐसा है। तो आप ऐसे अपने आप को समझाते चले जाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। सो देन व्हाट इज योर एम नाउ? आपने लाइक फर्स्ट टाइम में नेट एग्जाम कर लिया, दिस वेरी बिग फॉर यू। तो अब क्या एम है? आई नो कि अब आप बोलोगे कि सर मेरे को जीआरएफ करना है, बट जीआरएफ से आगे क्या, एग्जैक्ट मतलब व्हाट इज योर एम बिग? सर बेसिकली मेरा एम यही है कि जेआरएफ और ये सब तो सर सब लोग बोलते ही है कि मेरे या को दैट्स ट्रू। एक बार जेआरएफ करना है। डेफिनेटली मुझे भी एक बार जेआरएफ करना है, लेकिन ये है कि सर मेरे को एक बार करने के बाद मुझे भी बहुत सारे, जो हमारा जो म्यूजिक है उसमें भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीजें पता नहीं होती कि म्यूजिक में भी ये सब चीजें हो सकती है। तो यस। लड़के जो होती है वो एमए तक करके ना अपना कुछ कहीं पे लग जाते हैं या कुछ होता है, तो उनको मुझे ये करना है कि उनको मोटिवेट करना है कि आप हायर स्टडीज की तरफ जाइए, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। यस। आप जैसे जैसे हायर स्टडी की तरफ जाएंगे आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि जिसके लिए आप बने हो, आप अपना 100% दीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको 100% लेके जाइए। क्योंकि म्यूजिक हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इसमें थियोरटिकल भी बहुत सारी चीज है। अगर आप उसको उस अंदाजे से देखोगे तो आप अच्छे से प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर बन के कहीं पे भी आप पीएचडी करने के बाद वैसे आप अपना खुद का कॉलेज खोलिए, यस दिस म्यूजिक ट्रू। म्यूजिक का कॉलेज खोलिए, महाविद्यालय खोलिए। तो मेरा यही है कि मैं कुछ करके, अगर मैं कुछ करके और उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं जो म्यूजिक में और आगे करना चाहते हैं, तो उनको सीखने के लिए कुछ स्कूल्स या कॉलेज वगैरह खोल सकूं, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की फील होगी यस, कि और हाँ ये देखो मैंने। होता भी अपने इंडिया में अभी लाइक वही है कि मेरे को इंजीनियर होना है, मेरे को टीचर बनना है, लाइक म्यूजिक, डांस, योगा, स्पोर्ट को लेके हमारे इंडिया में काफी कम है अप्रोच, क्योंकि मोस्टली यही डेफिनेटली। है कि इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर यही है। तो आई होप आपके सपने पूरे हो। यस। एंड अनदर थिंग इज, यस सबसे जो थैंक यू। मेन डाउट है, जो फर्स्ट टाइम में इस बार नेट एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम क्रैक किया है, तो जो फर्स्ट टाइम में नेट एग्जाम का फॉर्म फिल करे, जो आपको वीडियो अभी देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपके लाइक आप क्या बोलना चाहते हो उनको, लाइक उनका फर्स्ट टाइम है आप। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सिलेबस देख के घबराइएगा मत, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले यही चीज है, आपको करना है क्या। अपने आप से पूछिए आपको करना है, अगर करना है तो फोड़ दीजिए, और अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बोला, फोड़ दीजिए या क्योंकि छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली मैंने भी अपने आप से यही कहा था कि अगर मैंने भी अपने आप से 4 से 5 बार क्वेश्चन किया तुझे करना है,
तो फिर कुछ भी मत देख, खाना पानी सोना नहाना धोना कुछ भी मत सोच, कुछ भी मत देख, कुछ भी मत सोच, फैमिली फ्रेंड्स सब छोड़ दे, फोकस पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। अगर छोड़ दिया तो मजे हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे मन में ये है कि मुझे खाना भी खाना है, सोना भी है, टीवी भी देखना है, 2 घंटे इंस्टाग्राम भी देखना है, 4 घंटे व्हाट्सएप देखना है, छोड़ दो। कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपना टाइम उधर भी वेस्ट करोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। इससे अच्छा है आप अपने आप को, अगर एक चीज पे फोकस, एटलीस्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए इन सब चीजों से। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप अगर सोचोगे कि मैं अपना बी प्लान लेके चलूं, नेट नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, यस। नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप 100% दीजिए। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, फिर आप उसका एनालिसिस कीजिए किस कारण से नहीं हुआ, यस। क्या चीजें रह गई, बहुत सारी चीजें रहती है। तो ऐसा आप मत सोचिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं ये करूंगा कि यार मेरा सेकंड, अभी फर्स्ट ए प्लान लेकर चलते हैं लोग, मेरा नेट क्लियर करना, जेआरएफ बनना, फिर उसके साथ बी प्लान भी लेके चलते हैं, मुझे यहाँ पे भी जाना है। यस। वो मत कीजिए, आप अपना माइंड और अपने आप की जो एनर्जी है वो एक ही लक्ष्य पर रखिए। इधर उधर भटकोगे तो आप अपनी ताकत से बाहर नहीं कर पाओगे। ये एक युद्ध है और बिल्कुल आपको युद्ध राइट। में लड़ना है, और आप अपनी ताकत लगा नहीं पाओगे सही से। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी को एक जगह पर फोकस करो। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, सूरज की जो किरण होती है जो वो हम कागज से उसे देखते हैं तो उसमें भी बिल्कुल। आग लग जाती है। और तो एक उसी तरह आप काफी अगर वो सारी लाइक एनर्जी को एक, काफी होता है कि काफी जो नए स्टूडेंट होते हैं दे डोंट नो कि मॉक टेस्ट की पावर क्या है यहाँ पर। उनको लगता है कि जो बुक्स में हाँ है, जो पढ़ाया है वो इनफ है। बट इंपॉर्टेंट उनको ये पता नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होने वाला है। एमसीक्यू पैटर्न होता है क्योंकि मास्टर करके आए वो लोग, तो एमसीक्यू का पैटर्न का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जो नए स्टूडेंट होते हैं। तो उनके लिए मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर मॉक टेस्ट या एमसीक्यू जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहे यहाँ पर? मेरे लिए एमसीक्यू और पीवाईक्यू सबसे मेन रोल मेरी सक्सेस में इन दोनों का ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि एक बार जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हम सोचते हैं कि यार एमसीक्यूज बाद में देख लेंगे, पीवाईक्यू बाद में देख ले, पहले चैप्टर क्लियर करते हैं। लोगों के बच्चों के दिमाग में ये रहता है, हम लोगों के दिमाग में भी था। लेकिन जब से फिर मैंने देखा कि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना रहा था स्टडी को लेके, तो फिर मैं ये सोचा था कि अभी मैं क्या करूं, एमसीक्यूज करूं या जो मेरा कोर्स बाकी रहा है वो करूं, या ये करूं या वो करूं। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अरे यार मेरा ये भी बाकी है, इसका एमसीक्यू बाकी है, मेरा वो चैप्टर का वो यूनिट बाकी है। तो फिर मैंने वो सारी चीजें मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ये देखा कि एमसीक्यूज के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं। मैंने पीवाईक्यू उठाए, मैंने एमसीक्यूज ज्वाइन किए, फिलर फॉर्म के मैंने एमसीक्यूज ज्वाइन किए थे, सारे ही पीवाईक्यू मैंने ज्वाइन किए थे। मैंने यहाँ यहाँ से इंटरनेट से जितने भी मुझे पीवाईक्यू और एमसीक्यूज मिले मैंने सारे ही लगा दिए थे। क्योंकि उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और क्या अंदाज रहेगा उनका क्वेश्चन का पूछने का। तो उससे फिर आपको वहां पे जब आप सब और वहां पे एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ऐसा नया नया नहीं लगेगा, अरे यार ये क्या है। यस। क्योंकि वो आप सारे क्वेश्चन देख चुके होते हो कि अच्छा ये, अगर मेरे को अभिकथन और उस अभिकथन वाला अगर आ जाएगा, अजर्सन रीजन वाला, यस। तो भी मुझे अभी अगर अजर्सन रीजन मैंने देखा ही नहीं तो मैं वहां जाके देखूंगा इसको मैं करूँ यस क्या, दैट्स ट्रू। है ना। तो अगर मैं सारी क्वेश्चन अगर सारी पीवाईक्यूज देख के जाऊंगा तो मुझे कई अजर्सन रीजन दिखेंगे, कहीं एक ही ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन ठीक वाले मिलेंगे, कहीं कहीं में 2 ठीक वाले मिलेंगे, कहीं एक ठीक वाला मिलेगा, कहीं में ऑप्शन का जो नंबर होता है वो आगे पीछे करके देते हैं, ए पहले देते सी बाद में यस देते, दैट्स राइट। फिर बी लास्ट में, फिर डी उससे भी बाद। तो वो सारी चीजें आपको पहले से ही पता चल जाती है कि मुझे ये चीजें यहाँ पे मैं ट्रिक हो सकता हूँ, मेरे साथ यहाँ पे छल हो सकता है। क्योंकि हम लोग लिटरली ये सोचते हैं कि ए बी सी डी ही ऑप्शन में दिया रखेगा ऑप्शन, तो हम लोग क्या सोचते हैं अच्छा लास्ट वाला डी ही होगा। लेकिन वहां पे पता चलता है कि ए पहले है, फिर उसके बाद ही डी है, फिर सी और फिर बी लास्ट में। तो बिल्कुल। आपका वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आप तो सोचो कि लास्ट वाला ठीक है, लास्ट वाला टिक दो, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो बी वाला है, लास्ट वाला आपने देखा ही नहीं, बी वाले पे आपने टिक कर दिया, आपका गलत हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे वॉश आउट हो जाती है आप जब पीवाईक्यू एमसीक्यूज लगाते हो। तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप से भी आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। यस। तो आप उसके लिए अवेयर हो जाते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। ये तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे नए स्टूडेंट, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार एमसीक्यू पीवाईक्यू पैटर्न करना है। और जैसे इन्होंने बोला कि डी ऑप्शन एग्जाम डेफिनेटली। में आपको ई ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लाइक 5 ऑप्शन आपको वहां पर देखने को बिल्कुल। मिलते हैं जैसे एग्जाम में। तो काफी बच्चों को ये फील होता है यार ये 5 ऑप्शन कहाँ से देखने को मिल गए।
तो जब आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल आई थिंक आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी यहाँ से। और जो फर्स्ट स्टूडेंट है, आई होप उनका नेट हो जाए, तो जाते जाते कुछ एक अच्छी सी लाइन या कुछ 5 लाइन हो जाए हमारे नए स्टूडेंट के लिए जोश भरी, तो उनको भी काफी यहाँ पर बेनिफिट। क्रांतिवीर का आई थिंक कुछ ऐसा कुछ गाना था, वो मुझे बहुत पसंद है सर। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस उस लाइन का मुझे बहुत ही, मुझे वो दिल में मेरा बहुत ही, वो मेरी फेवरेट लाइन है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या थैंक बात यू है, सर। मतलब क्या बात है, मतलब यार एक फील आ गया। और आप जैसे आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का है, तो यहाँ पर मेरे को एनालिसिस हो गया कि जी सर। आपने म्यूजिक में नेट एग्जाम किया है। ये तो मेरे को कंफर्मेशन अभी से हो गया, क्योंकि आपकी वॉइस काफी अच्छी है और आपने जो गाना गाया, मतलब एक अंदर से आ गया कि अब तो बस हो जाए। थैंक तो यू यही सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, मतलब एक फील हुआ कि हाँ, आप म्यूजिक बैकग्राउंड से हो, तो ये बिल्कुल एक रियलिटी है। डेफिनेटली। यस, तो दोस्तों आपने देखा, देखिए टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा है आपका कॉन्फिडेंस। जो सबसे बड़ी चीज है वो कॉन्फिडेंस ही है। जैसे इन्होंने बोला कि अपने आप से पूछो, और रियली में नाइट में एक बार अपने आप से बातचीत किया करो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। क्या मेरे डेफिनेटली को नेट बहुत एग्जाम, जरूरी है। यस, क्या मेरे को नेट एग्जाम करना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर मेहनत करूँ तो मेरे को रियली में मेहनत करनी है। ऐसा नहीं लाइक टाइम पास नहीं करना है कि कोई फ्रेंड भी कर रहा है तो चलो अपन भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, मम्मी पापा ने बोला। नहीं, पढ़ना है तो अपने लिए करो, नहीं तो फिर छोड़ दो उसको। ठीक है, और ओवरऑल यही डेफिनेटली। था। और कोई भी अगर आपको क्वेरी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हम लोग जल्दी एक और नया इंटरव्यू लेके आएंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट बार में नेट एग्जाम क्रैक करने वाले। आई होप आप लोग भी अगली बार हमारे साथ ऐसा ही है, और ऑल द बेस्ट सभी को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।